नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, प्रत्येक दिन की तरह खंड 23 लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला होगी और आपको जवाब देने होंगे 10 प्रश्नों के। चलिए बिना किसी देरी के पिछले वीडियो का हम 10 प्रश्नों के जवाब आपको देते हैं। फिर इसके बाद आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना। अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हो लाइक कर दें। तो चलिए पहला प्रश्न आपका सामने रखा गया है। कल के वीडियो में आवाज़ नहीं गई थी, किसी कारणवश तकनीकी मोबाइल में कुछ कमी आ जाने के कारण नहीं गई थी, तो इसलिए उसमें क्लियर नहीं हो पाया जो बातें हम बोले थे, और इसमें आपका पूरा सही सही सब आवाज़ जाएगा। तो चलिए कल का जवाब इसमें आपको देने वाले हैं। तो पहला प्रश्न लिखा था कि भरत मुनि ने वीर रस के कितने भेद माने हैं। भरत मुनि ने वीर रस के कितने भेद माने हैं। तो भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने हैं, जबकि वैसे 4 भेद वीर रस के मिलते हैं। 4 भेद, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 3 ही भेद माने हैं। दूसरा प्रश्न, रूप गोस्वामी के गुरु थे। रूप गोस्वामी का आप सुने होंगे, जिन्होंने लिखा है उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी लिखे क्या? उज्ज्वल नीलमणि। इन्हीं के गुरु का नाम क्या था? तो सही जवाब है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सही जवाब है, चैतन्य महाप्रभु। तीसरा प्रश्न, नाट्य दर्पण किसकी रचना है। नाट्य दर्पण किसकी रचना है? तो सही जवाब है रामचंद्र गुणचंद की रचना है। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद की रचना है। और ठीक इस तरह से आपको भ्रमित करने के लिए नाट्य दर्पण के दर पे आपको अगर दिख जाए नाट्य शास्त्र, तो आप भरत मुनि को आप बिल्कुल लगा देते, लेकिन बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। नाट्य दर्पण और नाट्य शास्त्र में बहुत फर्क नहीं है। तो सही जवाब है रामचंद्र गुणचंद, हेमचंद के शिष्य थे। चौथा प्रश्न, महादेवी के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद है। महादेवी की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद है? तो सही जवाब है सप्तप्रणाम में। सप्तप्रणाम में काव्यानुवाद है। ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद सप्तप्रणाम में है। बाकी इनकी जो यामा रचना है, यामा जानी रहे, सभी रचनाओं का संग्रह इसमें किया गया है। दीपशिखा, नीरजा, ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। तो सही जवाब आपका है रामचरित उपाध्याय। कौन है? रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे तो कौन थे? अमीर खुसरो, शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण, गोपाल राय। तो सही जवाब है शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, भारतेंदु के गुरु थे। आपको और एक बात बता दें कि अब ये हो सकता है आपको 2-4 दिन बाद प्रश्नों की श्रृंखला 10 से बढ़कर सीधे 20 कर दी जाए, क्योंकि परीक्षा आपके करीब में कुछ है, 18 को जूनियर वाला होने वाला है, तो 10 से क्या 20 कर दिया जाएगा, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। और जल्द ही 20 प्रश्न करने वाले हैं, तो आपको प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी और आप 20 प्रश्न पढ़िए, प्रत्येक दिन 20 प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद। भक्तिकाल और रीतिकाल के संधियुगीन कवि कौन माने जाते हैं? भक्तिकाल और रीतिकाल के संधियुगीन यानी बीच के कवि कौन माने जाते हैं? तो सही जवाब है केशवदास। केशवदास दोनों युग के माने जाते हैं, क्योंकि कोई रीतिकाल में रखा है तो कोई भक्तिकाल में रखा है, इसलिए इनकी जो रचना है केशवदास को कोई रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, इसलिए दोनों के संधियुगीन कवि केशवदास माने जाते हैं। इनका एक नाम वेदांती मिश्र भी मिलता है। केशवदास 1555। विट्ठलनाथ ने किस
कि किसे पुष्ट मार्ग का जहाज कहा? विट्ठलनाथ ने किसे पुष्ट मार्ग का जहाज कहा? तो आप लोग जानते हैं, इस प्रश्न से वाकिफ हैं, सूरदास को कहा है। सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज जात हो, जय का कुछ लेव खो लेव, ये विट्ठलनाथ ने कहा था सूरदास के लिए। किसके लिए? सूरदास के लिए। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, जी हाँ, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो जम्बनाथ। कौन है? सही जवाब है जम्बनाथ बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। बाकी श्रीचंद उदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निरंजनी है, केशवदास कोई संप्रदाय चला ही नहीं है, तो ये सब अलग अलग हैं बिश्नोई संप्रदाय। अंतिम और 10वां प्रश्न है, पद्मावत के किस खंड में सिंहल द्वीप का वर्णन मिलता है? पद्मावत के किस खंड में सिंहल द्वीप का वर्णन मिलता है? तो सही जवाब आपका है खंड 16 में। खंड 16 में सिंहल द्वीप का वर्णन है पद्मावत। जबकि पद्मावत में जानते हैं कितने खंड हैं, आपको एक बार फिर बता दें, पद्मावत में 57 खंड हैं। 57 खंड पद्मावत में है, इसमें सिंहल द्वीप का वर्णन खंड 16 में मिलता है। नायक नायिका समझ रहे हैं आप, 2 नायिका 1 नायक हैं। तो ये आपके 10 प्रश्न आज के हो चुके हैं। आपको लेके चलते हैं 10 प्रश्न फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर जो आपको देने हैं जवाब। तो चलिए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है, तो कौन सा मत है? कौन सा मत के प्रवर्तक हैं? भुक्तिवाद, अव्यक्तिवाद, अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद। भुक्तिवाद, व्यक्तवाद, अनुमतिवाद और उत्पत्तिवाद, इनमें से कौन चलाए हैं वाद? तो ये आपको बताना है भट्ट लोलट। पावरी बोली है, इनमें से किस बोली से संबंधित है? पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो कन्नौजी, अवधी, बुंदेली, बघेली। कन्नौजी, अवधी, बुंदेली, बघेली किससे संबंधित है? ये आपको बताने हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के कितने रचनाओं को प्रामाणिक माना है? जबकि शुद्ध होना चाहिए प्रामाणिक है, लेकिन यहाँ लिखा गया था, आप समझ सकते हैं, प्रामाणिक माना है। कितनी रचनाओं को प्रामाणिक माना है? 12, 14, 23, 10। तो कौन है? 12, 14, 23, 10 किसको प्रामाणिक माने हैं? ये आप बताइए। गोरखनाथ। जबकि इसे 40 ग्रंथ गोरखनाथ के मिलते हैं। आपको बता दें 40 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें से प्रामाणिक कितने माने हैं पीताम्बर दास बर्थवाल ने, वो आपको बताने हैं। पौरसेर रामायण किसकी रचना है? पौरसेर रामायण किसकी रचना है? प्राणचंद चौहान, माधव प्रसाद, माधव दास, नरहरि बाराहट, कर्पूर चंद्र तिरखा। पौरसेर रामायण महत्वपूर्ण है, किसकी रचना है? श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये श्रृंगार लिखा है, क्योंकि मोबाइल में ये वाला श्रृंगार नहीं लिखता है, ये अशुद्ध लिखा गया है। हम आपको बता दे रहे हैं ताकि ये ना सोचे कि ये गलत लिखा गया है। तो आपको पहले बता देते हैं, श्रृंगार ऐसे रहता है। मोबाइल में प्रयास किया गया लेकिन वो लिखाता नहीं। तो श्रृंगार शुद्ध वर्तनी ऐसे है, श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? किस धातु से हुई है? तो ये बात आप समझ लें, श्रृंगार में ये नीचे वाला रा नहीं रहता है, जिसके नीचे लग जाता है और रा हट जाता है। ये जब लगता है, यह हटता है तो वो लग जाता है, बस इतना है। तो शुद्ध वर्तनी श्रृंगार यही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो देखो यहाँ श्रृंग लिखा है, तो ये भी गलत है कि श्रृंग ऐसे लिखा जाता है। श्रृंग शुद्ध ऐसे है, श्रृंग। श्रृंग धातु से, चद धातु से, अस धातु से, श्रृंग धातु से। तो किस धातु से हुई है ये आपको बताने हैं। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? चंद्रबरदाई, सूरदास, सरहपा, विद्यापति। तो कौन है? सभी प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। झीनी झीनी बीनी चदरिया, देखो इसमें लिखा है 3 बार लिख चुका है झीनी झीनी, जबकि यहाँ बीनी होना चाहिए था, बीनी की दर पे फिर झीनी हो गया है। तो ये झीनी झीनी बीनी चदरिया पर कौन सा पुरस्कार मिला है?
2 बार झीनी झीनी, 1 बार बीनी चदरिया पर कौन सा पुरस्कार मिला है? सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया आप जान रहे हैं किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की। इस पर कौन सा पुरस्कार मिला है? हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा तो किसने कहा? भोला शंकर व्यास, भिखारी ठाकुर, पतंजलि, गुलेरी। भोला शंकर, भिखारी, पतंजलि, गुलेरी, किसने कहा? आपके सामने चारों जवाब है, आप दीजिए अच्छे से। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, शायद आप नाम ना सुने, सुन लीजिए, अगर सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तब भी अच्छी बात है, आपको बता दिया जाएगा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? शंभूनाथ सिंह, बाबू गुलाब राय, वासुदेव सिंह, शिव कुमार शर्मा। तो किसने लिखा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास? ये आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 9 है, चारों जवाब आपके सामने रखा है और आप चारों जवाब को आराम से देख लीजिए। अगर देख लीजिए, नहीं तो अपना नोट कर लीजिए कौन चारों में से, फिर जवाब दीजिए। आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे? तो यहाँ देखो नहीं लिखा गया, पहले नहीं देख लीजिए, नहीं तो आप सबसे पहले यही लिखा कर भेजेंगे। तो इनमें कौन निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे? तो केशवदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, घनानंद। तो 4 ऑप्शन है, केशव, तुलसी, बिहारी, घनानंद। कौन निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे? प्रश्न आपसे बनेगा कौन नहीं थे, तो आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। तो ये आपके 10 प्रश्न आज के भी हो गए हैं। आपको हो सकता है 2-3 दिन बाद इस प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जाएगी और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करवाए जाएंगे। तो इसी तरह से आप प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे अगले वीडियो के इंतजार के लिए। तब तक के लिए आप इसको देखिए, जवाब दीजिए, फिर आपको इसी समय आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।